जब पता चला कि ऑल इंडिया रैंक 17 आई है तो शॉक लग गया होगा भाई। सर शौक तो लग गया था, मुझे लगा ये हुआ कैसे, क्योंकि कुछ पता नहीं था। पर अचानक जब पता चला तो इट वाज गुड एक्सपीरियंस। हाय एवरीवन, जय हिंद, जय भारत, जय माता दी। आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज मेरे साथ है मेरे कॉलेज के जूनियर। इनका नाम है सौमित्र सिन्हा। कॉलेज में हम अपने सीनियर्स को बहुत रिस्पेक्ट देते हैं और शायद इसीलिए सौमित्र रेडी हो गया कि सर आप बोल रहे हैं वीडियो बनाने तो साथ में बनाएंगे। जो लोग नहीं जानते हैं, आईईएस क्वालिफाइड है सौमित्र सिन्हा और 2017 में ऑल इंडिया रैंक 17 लाए हैं और 2010 MERI कोलकाता पास आउट हैं। फ्लीट मैनेजमेंट का प्लेसमेंट हुआ था। देन आफ्टर कंप्लीटिंग इज फिफ्थ इंजीनियर की सेलिंग, फोर्थ के एग्जाम्स दिए, उसके बाद फ्लीट मैनेजमेंट लेकर एडिशनल फोर्थ की पोजीशन, जो कि सौमित्र सिन्हा ज्वाइन नहीं करना चाहते थे। नेगोशिएट करने के लिए इन्होंने डोल करके कंपनी थी, चीफ एयर वाज हाईली इंप्रेस विद हिज वर्क, उन्होंने रिकमेंड करी, इन्होंने ज्वाइन करी डोल और वहां पर सेल करना शुरू करा। फोर्थ इंजीनियर बने, थर्ड इंजीनियर बने, एमईओ क्लास 2 क्लियर करा, उसके बाद सेकंड इंजीनियर की भी सेलिंग करी 13 मंथ्स की एंड उसके बाद MEIES निकाला और आज की डेट में इंडियन रेलवेज में है और अभी गुजरात में है। सो ये था इनको इंट्रोडक्शन। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम विल जस्ट गेट बैक इनटू द ओल्ड डेज। स्टार्ट करें सौमित्र? सर ओके सौमित्र, पहले मैं बताना चाहूंगा, मुझे अभी भी याद है जब तुम फर्स्ट, आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट, तुम्हें मैंने सर जिन लोगों को नहीं पता है, सौमित्र और मैं एक ही सदन के हैं, मार्कनी सदन के। और हमारे कॉलेज में ये जो सदन फंडा होता है ये बहुत स्ट्रांग होता है। पहले तो कॉलेज का फंडा, उसके अंदर है सदन का फंडा। तो हम लोग जय मार्कनी करते थे। तो सौमित्र को जब मैं पहली बार मिला था, ही वाज रीडिंग अ न्यूज़पेपर, मुझे अभी तक जितना याद है। तो सौमित्र हमारे साथ फुटबॉल खेला है। एक और लड़का जिसका बैचमेट साउथ केसर, वो भी साथ में खेला और इनके काफी सारे बैचमेट्स हैं जो मुझे जानते हैं। तो बट ये वीडियो इज नॉट अबाउट साउथ, दिस इज नॉट अबाउट MERI कोलकाता, दिस इज नॉट अबाउट DMET फंडा, दिस इज अबाउट अ जर्नी कि आपने मर्चेंट नेवी छोड़ी और उसके बाद क्या किया, क्या क्या स्ट्रगल करी और क्यों किया। और ये वीडियो उन सब के लिए इंपॉर्टेंट है जो कि मर्चेंट नेवी छोड़ना चाहते हैं और उनके पास अलग अलग ऑप्शंस होने चाहिए। तो सौमित्र से आज बात करेंगे शुरू। तो सौमित्र, लेट्स गो बैक। तो पहले ये बताओ कि सेलिंग क्विट करने का क्यों सोचा? सर सिंगल सन था एंड फैमिली में एक टाइम के बाद लगा कि फादर की तबीयत थोड़ी गड़बड़ रहने लगी, तो सिंगल सन था, सिस्टर की शादी हो रखी थी। सो थॉट कि क्विट करना है, बट उसमें सर ऐसा कोई 100% नहीं था क्विट करूंगा। आई क्लियर्ड माई क्लास 2 एंड मेरा जॉब प्रोफाइल सिक्योर था। सो आई थॉट दैट व्हाई नॉट गिव इट ट्राई, क्योंकि हमारे सीनियर्स भी कुछ निकाले थे। सो वी थॉट कि एक बार ट्राई तो बनता है। इसीलिए सर ट्राई किया एंड समहाउ सर गॉट क्लियर्ड। अच्छा, IESE क्यों चुना? व्हाई नॉट MBA, GRE, GMAT, IAS? सर सर हम लोग तो MERI कोलकाता से हैं, तो पढ़ने की आदत बहुत ज्यादा तो नहीं थी। सर प्रॉब्लम था कि IAS विल टेक टाइम। अगर कोई भी अगर ये वीडियो देख रहा है तो इफ यू आर गोइंग फॉर एन IAS प्रिपरेशन इट विल टेक मिनिमम 3 to 4 years। ये नॉर्मल है एंड अगर आप मेरीन बैकग्राउंड से तो 3-4 साल तो मस्ट। सो शायद हमारी फैमिली उतना अफोर्ड कर नहीं पाती। सो वो मेरे पास नहीं था। मतलब ह्यूमैनिटी सब्जेक्ट्स को आपको ज्यादा पढ़ना पड़ता है एंड इट टेक्स अलग अलग तरह से आपको अपने आप को प्रिपेयर करना पड़ता है, तो इट टेक्स टाइम। ये कोई सोच के जा रहा है कि विद इन 1-2 years विल बी एबल टू क्वालिफाई, इट्स वेरी डिफिकल्ट, ये होता नहीं है। सो मॉडेस्ट प्रिपरेशन टाइम फॉर IAS इज अराउंड 3 to 4 years, तो उतना मैं टाइम नहीं दे सकता था, देना भी नहीं चाहता। MBA सर मैं मुझे MBA का, वैसे मैं बिट ऑफ टेक्निकल गई तो ज्यादा MBA का कभी सोचा नहीं। एंड मेरी सिस्टर भी MBA है, तो उसका वो देख के मैं कितना पढ़ना पड़ता है वो सोच के, तो आई वाज लिटिल बिट स्केयर्ड कि अरे यार नहीं हो पाएगा मेरे से। सो जहाज में था एंड जहाज से 1-2 साल निकालना चाहता था, तो इसलिए आई थॉट इट्स बेटर टू गो टू IES, क्योंकि तो इंजीनियरिंग सब्जेक्ट्स था तो समझना ज्यादा आसान था। ओके तो ये बताओ, चलो ये तो रीजन हो गया, बट IES रेलवेज में क्यों चूज किया? क्योंकि मेरे कुछ बैचमेट्स हैं, उन्होंने सिविल चुनी, अलग है ब्रांच में, तुमने रेलवेज। सर फ्रैंकली स्पीकिंग सर, UPSC मतलब जो IES AS जो भी देता है, चाहे वो रैंक 1 हो या रैंक 50, 60, 100 जो भी होगा, किसी को पता नहीं रहता कि उसका क्लियर होने वाला है नहीं। एकदम ये एकदम फ्रैंक, मतलब क्लियर, ये क्लियर कॉन्सेप्ट है। तो आप वैसे चूज करते हो कि आप
आपके इंटरव्यू में डिफेंड कर पाओ। सो एक डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म में होता है, तो रेलवेज बेस्ट होती है, पर आप जब प्रिपरेशन करते हो तो आप सोचते हो आप वर्स्ट हो, आपका तो नहीं होगा। सो इट्स बेटर कि आप वैसे मतलब क्वेश्चंस ऐसे फ्रेम ना हो जाए जिसको आप नहीं रोक सके। जैसे अगर मैं रेलवे नहीं लेता है ना, आई वुड हैव बीन आस्क्ड कि भाई रेलवे क्यों नहीं लिया, तो मैं शायद उसका जवाब नहीं दे पाता। तो इट्स बेसिकली जो कोई भी इस टाइप के एग्जाम्स देते हैं तो किसी को पता नहीं था क्या होगा, किस रैंक पे आएगा, तो आदमी एक जनरल क्राइटेरिया ही फॉलो करता है। तो मैं अगर ये बोलूंगा कि मैं रेलवे में ज्वाइन करना चाहता हूं, तो ऐसा कुछ नहीं था। ओके ग्रेट। अच्छा मुझे ये बताओ कि इज इट तुमने आईएएस इसलिए भी चुना, आईईएस इसलिए भी चुना कि योर बैकग्राउंड इज फ्रॉम बिहार, और जनरली बिहार में एक है कल्चर सरकारी नौकरी का, और नहीं नहीं, ऐसा ऐसा तो नहीं कुछ? बोलूंगा सर। सर ये परसेप्शन तो रहता है सर, मतलब परसेप्शन तो रहता है कि गवर्नमेंट जॉब इजी है, आप आराम से सोओगे। मैं भी यही सोचा था कि यार मस्ती से लाइफ कटेगी, कुछ करना नहीं पड़ेगा, सोएंगे। बट सर ये ऐसा नहीं है। इट्स इट्स अ वेरी प्रोफेशनल मतलब ऑर्गेनाइजेशन, एंड बहुत ज्यादा काम रहता है। मतलब काम का वो लेवल रहता है कि भाई कंपेयर, ये मुझे जहाज में एज ए सेकेंड इंजीनियर जितना मुझे काम करना पड़ता है उससे टच 2-3 नॉच ऊपर ही काम करना पड़ता है। हाँ बहुत टेक्निकल नहीं है आपको, मतलब टेक्निकल इन सेंस आपको हर जगह अपने जाके हाथ नहीं लगाना है कुछ फेलियर पर, आपको दूसरे से काम कराना है, विच इज मच डिफिकल्ट। जब मैं सेकंड ईयर बना था तो सर मुझे ये बात का कभी डर नहीं था कि मैं कोई इक्विपमेंट फेलियर को मैं नहीं सॉल्व कर पाऊंगा, बट मुझे ये डर था कि यार मैन मैनेजमेंट कैसे करूंगा। तो मेकिंग समबडी टू वर्क समथिंग इज वेरी डिफिकल्ट। तो ये रेलवेज में ये ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। तो पहले तो मुझे भी लगा था कि यार गवर्नमेंट जॉब हो गया अब तो सोएंगे आराम से, बट इट्स नॉट लाइक दैट सर, ऐसा नहीं होता है। इट्स वेरी डिफिकल्ट जॉब टू हैंडल सर। कितने लोग हैं अभी तुम्हारे अंडर में? देखो एक जहाज के ऊपर तुम्हारे अंडर में 8 लोग रह सकते हैं, थर्ड इंजीनियर, फोर्थ इंजीनियर, 3 ऑयलर, एक फिटर, एक जूनियर इंजीनियर, मैक्सिमम 6 से 7 लोग। यहाँ पर कितने लोग हैं तुम्हारे अंडर में? सर अराउंड 300 लोग हैं सर। 300 लोगों को तुम्हें हैंडल करना है तो, सर एंड आई एग्री कि मैन मैनेजमेंट बहुत मुश्किल है। तो कहाँ कहाँ कैसे तुमने इस चीज के ऊपर काम कर रहे हो, किया है, व्हाट हैव यू डन टू ओवरकम दीज चैलेंजेस? सर आई से कि शिप पे मुझे बहुत इसका मतलब एक्सपीरियंस हो गया था, मुझे पता नहीं चला था, बट आई फेल्ट कि मुझे समझदारी आ गई थी कि हाउ टू पिक ए मैन, कौन सही है, किस तरह से उसको एनालाइज करना है, किस तरह उसको यूज करना है। एंड जहाज में बहुत कम ही पीरियड में आपको ये बहुत अच्छे से सिखा दिया जाता है। सो इट हेल्प मी। यहाँ पे भी सर आपको बस डिसाइड कर लेना होता है कि कैसे कैसे किसको कहाँ यूटिलाइज कर सकते हैं और आपको किस तरह से चाहिए। सर ये मैं यहाँ पे बोलना चाहूंगा कि जैसे सेकेंड ईयर होता है उसको बहुत सारे डिसीजन इंडिपेंडेंट लेना पड़ता है कि हाँ मुझे लगता है ये होगा, आई डू इट। आप 10 करोगे, मे बी 4 गलत होगा पर 6 तो सही होगा। तो एज एन ऑफिसर भी आपको यही करना पड़ता है। यू हैव टू टेक व्हाट यू वांट एंड हाउ यू वांट। इसमें आपको अच्छा लगता है किस तरह से करना है, आप रूल्स को मत क्रॉस मत करो, बट डू इट। सो उस तरह से चलता है सर। मैन मैनेजमेंट बहुत डिफिकल्ट नहीं होता है, शिप का जो होता है उससे तो ईजी होता है। मैं समझ रहा हूँ। तो अच्छा कहाँ कहाँ तुम्हें लगा तुम्हारे जीवन में, जब तुम आईईएस में आए हो, कि जहाज के एक्सपीरियंस ने तुम्हें साथ दिया है? कहाँ कहाँ तुम्हें लगा? सर मैं तो जहाज से, इवन कॉलेज से कहूंगा सर। कॉलेज से जो जिस तरह से हम लोग को डेवलप किया गया है, ये बहुत जगह हेल्प किया है। मतलब शायद कॉलेज के पास आउट होने के बाद ये समझ नहीं आ रहा था, पर वर्क प्रोफाइल में जब आने लगा तो मुझे लगा कि वी वर ग्रूम्ड इन दैट वे कि हर जगह से हम लोग जहाज का एक्सपीरियंस ले पाते हैं। इवन सर मेरा जो यूपीएससी का इंटरव्यू था, इट वाज अ बिट टेक्निकल इंटरव्यू। तो जहां पे भी उसमें जैसे मुझे उनसे उन्होंने मुझे पूछा था एयर कंडीशनिंग प्लांट, उसमें जो अपना रूम्स होता है, मैं भूल गया क्या तो कहते हैं उसे, एएचयू हैंडलिंग यूनिट, एयर हैंडलिंग यूनिट। एसी एसी एयर हैंडलिंग यूनिट। तो उसके बारे में उन्होंने पूछा था। मुझे पता था कैसे होता है, क्या होता है, कहाँ से होता है। एंड दे वर क्वाइट इम्प्रेस्ड कि हाँ भाई इन लोगों को ये भी पता है कि ड्रेन कहाँ से निकलता है, स्टीम हीटिंग कैसे हो सकती है। सो ये यूपीएससी इवन इंटरव्यू मुझे हेल्प किया था। इवन यहाँ पे सर मैं जनरली लोकोमोटिव मेंटेनेंस में हूँ, तो इट्स सिमिलर इंजन है जैसे शिप का इंजन होता है, उसी टाइप का, बिट बिट स्मॉलर, बिट मोर कॉम्प्लिकेटेड। तो हेल्प तो मिल जाता है सर, मतलब इट हेल्प्स अ लॉट। ओके चलो अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे। एंड सौमित्र दिस इज रियली इंपॉर्टेंट। ये वीडियो देखने के बाद या इससे पहले से भी बहुत सारे बच्चे होंगे जो कि आईएएस की तैयारी कर रहे होंगे। मुझे ये भी याद है कि हमारे बैच से पहले ज्यादातर लोग आईएएस में इंटरेस्टेड नहीं थे, हमारे बैच में भी नहीं थे। हमारे बैच का जो जूनियर बैच था उसके अंदर आईएएस रैंक 1, रैंक 4, रैंक 8, रैंक 16 एक ही बैच से निकली थी।
और उसके बाद एक ट्रेंड चालू होगा डीएमईटी से कि बहुत सारे बच्चों ने आईईएस की तैयारी करनी शुरू करी और निकालना भी शुरू करा, ऑल इंडिया रैंक 75, 343, 13, जो कि पहले इतना ज्यादा ट्रेंड नहीं था। क्या तुम भी उसी से प्रभावित हुए थे, ऑल इंडिया रैंक 1, 8, 4, 8, 16 देख? तो हाँ सर, हम लोग को मतलब उनसे लगा कि वी कैन डू इट। जैसे दतुसलिया सर थे, वो तो बहुत हम लोग को मोटिवेट किए हैं। तो हमारे जो सेकंड ईयर थे सर, उनमें से तो बहुत मोटिवेशन मिला था कि यस वी कैन आल्सो डू इट। सो फिर लगा कि चलो लेट्स लेट्स ट्राई। एंड दिल्ली में ही पता था कैसे कैसे करना है। इवन हम लोग जब तैयारी कर रहे थे तो सब सर से हम लोग फोन करते थे, सर कैसे कैसे किया जाए, तो गाइडेंस के ऐसे ऐसे करो, ऐसे ऐसे करो, हेल्प अ लॉट। तो चलो अब बताओ मुझे कि तुमने तैयारी कैसे कैसे करी। सर मैं अगर तैयारी के बाद की बात करूंगा आईएएस का, तो सर जैसे आप मैराथन करते हैं सर, वैसा ही है। मतलब इट टेक्स टाइम, इट टेक्स टाइम। वो आपका सारा जो कॉन्सेप्ट है, ये ईएस कोई एक दिन का गेम नहीं है। मतलब इंजीनियरिंग सर्विसेज विल टेक टाइम, क्योंकि बहुत मैकेनिकल सब्जेक्ट्स हैं एंड बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं। सो इट टेक्स टाइम। तो मैं अगर कोई भी अगर इंटरेस्टेड है, अगर कोई भी जहाजी इंटरेस्टेड है, तो आई से कि बेटर टू डू अप टू सेकेंड इंजीनियर। आप कर लो, टिकट निकाल लो एमए क्लास, देन यू कम हियर, क्योंकि आपको लास्ट तक ये नहीं पता रहेगा कि विल बी सिलेक्टेड और नॉट। क्योंकि मैं इस पे स्टोरी बताऊंगा सर, मेरे साथ भी हुआ था। सो एट लास्ट मोमेंट तक नहीं पता रहता कि आपका होने वाला है कि नहीं होने वाला। एंड रहा बात तैयारी का, तो सर कॉन्सेप्ट बिल्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, हार्ड वर्क एंड आपका प्रैक्टिस। तीन चीज आपको लेना पड़ेगा। कॉन्सेप्ट वाइज आप थोड़ा भी इसको मगअप नहीं कर सकते, क्योंकि एग्जाम में कौन से कॉन्सेप्ट को किस तरह से यूज किया जाएगा, ये डिफिकल्ट होता है एनालाइज करना। तो योर कॉन्सेप्ट शुड बी रॉक सॉलिड। एंड हार्डवर्क के बारे में बोलूंगा तो सर, हार्डवर्क का आप ईएस के लिए तैयार हैं आप जिस दिन आपका क्लॉक रिवर्स हो जाएगा। मतलब जब हम लोग कॉलेज में थे या फिर बचपन से थे, तो हम लोग सोचते थे अच्छा 8 घंटे पढ़ना है, 10 घंटे पढ़ना है, मतलब 4 घंटे पढ़ना है। पर जब आप प्रिपरेशन में जाइएगा तो आपका क्लॉक को रिवर्स हो जाना चाहिए। मतलब आप सोचते हो आप कितने बर्बाद किए, अच्छा मैंने आज 8 घंटे बर्बाद कर दिए, 4 घंटे सोए, 1 घंटा खाना खाया, 1 घंटा घूमा। जिस दिन वो हुआ तो यू आर इन द गेम, अदरवाइज आप बाहर। सो एक कांस्टेंट अमाउंट ऑफ मेहनत, 1 साल 12 से 14 घंटा, 16 घंटा का टारगेट रखो, 12 से 14 घंटा पढ़ो। मतलब बेसिकली सर वो थोड़ा तपस्या जैसा है। हार्ड वर्क करो, कॉन्सेप्ट बिल्डअप करो एंड लॉट्स ऑफ प्रैक्टिस। जो प्रीवियस पेपर्स हैं उनको बार बार बनाओ, सारे कॉन्सेप्ट्स को बार बार रिवाइज करो एंड गिव योरसेल्फ सम टाइम। एनालाइज करना जरूरी है, यहाँ पे मगअप करके कुछ नहीं मिलता। सो ये तो सर मेरे हिसाब से मेरा स्ट्रैटेजी था जब वी स्टार्टेड प्रिपेयरिंग। मतलब मेरे मेरे साथ और एक जूनियर भी था। सो व्हेन वी स्टार्टेड प्रिपेयरिंग, हम लोग का यही स्ट्रैटेजी था। एंड लास्ट में ऐड करना चाहूंगा कि आप किसी भी कोचिंग से तैयारी करें, कुछ भी करें, यूपीएससी का जो सिलेबस आता है वर्ड टू वर्ड उसको पढ़ना बहुत जरूरी है। वर्ड टू वर्ड मतलब वर्ड टू वर्ड, मतलब लिटरल वे में वर्ड टू वर्ड। उसमें आप कुछ भी प्लस माइनस नहीं कर सकते। आप वर्ड टू वर्ड पढ़ो कि क्या क्या है एंड वर्ड टू वर्ड को उसको तैयारी करो, देन इट विल हेल्प यू सर। ओके, तो जब आपने ज्वाइन किया था सौमित्र, तो कितने आपने भी कोचिंग ज्वाइन करी होगी, कितने टाइम कोचिंग ली? सर मैं जैसे 2015 आई थिंक अगस्त सितंबर से जहाज से आया था। देन मैं 6 महीने के आसपास का क्रैश कोर्स जैसा कोर्स किया था मेडिसिन में। तब मुझे लगा कि मैंने गलती की है इतनी इतना फास्ट, क्योंकि 6-7 घंटे बैठने पड़ते थे एंड आई वाज नॉट रेडी फॉर इट। तो मुझे लगा कि मैंने गलती की है, बट स्टिल मुझे याद है कि मार्च अप्रैल में तक खत्म हो गया था पूरा कोर्स एंड देन आई हैव टू स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर माय सेल्फ। सो 2016 में से मैंने खुद तैयारी करी सारी चीज पढ़ने के बाद। एंड जनवरी 2017 में मेरा पहला प्री था, फिर मैंने वहां से लिया। तो करीबन 1.5 ईयर का प्रिपरेशन था। और कंसिस्टेंट लगे रहो तपस्या के साथ सर। तो मतलब ये जो तुमने बोला क्लॉक रिवर्सल, में समझ गया हूँ कि नॉर्मली हम बोलते हैं कि 10 घंटे पढ़ेंगे, ऐसा नहीं होगा। आपको बोलना पड़ेगा 8 घंटे बर्बाद करेंगे, जिसमें सोना भी है, खाना भी है, पीना भी है, फ्रेश होना भी है। दैट इज द माइंड सेट दैट यू नीड, फर्स्ट थिंग। अच्छा सौमित्र, तुम्हें क्या लगता है कौन कौन सी मिस्टेक्स बच्चे करते हैं या तुमने करी थी जो कि आईएएस की तैयारी करते हुए नहीं करनी चाहिए? सर ज्यादा मीन्स आई से कि आप ज्यादा चीज को रिफर ना करें। मतलब एक साथ आप सोच रहे हो, मतलब यहाँ पे बेसिक जैसे
आपको उस पर रिसर्च नहीं करना है। अगर आपको पता है कि इस टाइप के प्रॉब्लम्स आते हैं, इस टाइप से इसका सॉल्यूशन होता है, आप समझ लो इसमें कैसे कैसे, बट डोंट वेस्ट योर टाइम। रिवीजन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, मतलब मेरा ऐसा था सर कि जब मैं लास्ट में, जब आई वॉज गेटिंग रेडी फॉर माई एग्जाम, मैं एवरी डे एक सब्जेक्ट को रिवाइज कर लेता था मॉर्निंग में। मैं सुबह उठता था, 2-3 घंटे में मैं रिवाइज कर लेता था सारा, क्योंकि फॉर्मूलाज होते हैं, आपको पता होना चाहिए कहाँ से क्या हो रहा है। एंड देन आई टू गिव लॉट ऑफ टाइम ऑन, मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनाओ आप, फिर चेक करो, यू विल अंडरस्टैंड कि वेयर यू आर गोइंग रॉन्ग। तो मेरे हिसाब से गलती, आप ज्यादा फोकस को आप इधर उधर मत करो। यू डोंट, वो रिसर्च करने के लिए आप वो रिसर्च मोड में नहीं जाने का, कोई भी प्रिपरेशन रिसर्च मोड पे नहीं होता है। कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जो आपको पता है कि इट्स वेरी डिफिकल्ट टू हैंडल, तो उस पर आप उतना ही टाइम स्पेंड करो जितना रिक्वायर्ड है। कुछ है जिसपे जो कम टाइम पे ज्यादा आपको बेनिफिट दे सकते हैं, तो उस पर ज्यादा आप टाइम दो। तो मैं यही बोल रहा हूँ कि यू शुड हैव अ वेरी गुड प्लान होना चाहिए, मतलब आप हैफेजार्ड वे में नहीं होगा, प्लान होना चाहिए तो वो होगा। डिस्ट्रैक्शंस की जगह नहीं है, फोकस रहना चाहिए। और फोकस में जितना मैं समझता हूँ, समित तो तुम कहना चाहती हो कि जब आप तैयारी शुरू करोगे, आपके पास बहुत सारा मटेरियल आएगा, यहाँ से भी आएगा, वहां से भी आएगा, ये भी कर ले, वो भी कर ले। जैसे हम शिप पे रहते हैं, हमारी टेराबाइट की बढ़ जाती है, ये भी ले लेते हैं, वो भी ले लेते हैं, मैनुअल्स भी ले लेते हैं, उस जहाज का भी ले लेते हैं, लेकिन हम पढ़ते नहीं है, बल्कि पढ़ते नहीं कंटेंट सर। रखा हुआ है। तो अच्छी बात यह है कि आप कॉन्सेप्ट पे काम कीजिए। अगर आपने एक किताब भी बहुत अच्छे से कर ली, दैट इज मच बेटर देन लिंग थोड़ा 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 फ्रॉम 10 बुक्स। एम आई राइट? सो यस सर। प्रिपरेशन के टाइम पे तुम नोट्स, जैसे तुम बोल रहे हो कि तुम 1 घंटे में पूरा रिवाइज करते हो, देन तुमने कुछ नोटबुक बनाई होगी पतली सी यार, जिसमें तुम प्रॉपर सर नोट्स बनाते हो। बिल्कुल सर, मुझे कॉलेज से आदत है कि सर मैं जब कॉपी पढ़ता हूँ तो जनरली इधर आई पेस्ट स्टिकी नोट्स ऑन इट, या फिर मैं उसको लिखता हूँ, उस पर जो भी उसका जिस्ट है मैं लिख देता हूँ कि हाँ इतना है, क्योंकि जब मैं रिवाइज करूँ तो वो जिससे मुझे समझ आया था कि क्या क्या लिखा हुआ है, मैं पूरा चीज पढ़ता हूँ। ये कॉलेज से ही था सर, तो यहाँ पे और ज्यादा हो गया था, इसमें मैं कलर, डिफरेंट कलर का पेन यूज करने लगा था कि अच्छा ये है, ये, तो मैं कुछ कुछ लिख देता हूँ सब। मेरा मेरा अगर आप बुक या फिर आप कॉपी पढ़ोगे तो वो इतना गंदा सा हो जाता है कि हर चीज लिखा रहता है उस पर। तो आप हर पेज को जब आप मूव करोगे ना, तो आपका ब्रेन वहां पे आइडेंटिफाई कर देगा, अरे यार ये प्रॉब्लम है, ये चीज बस पकड़ लो तुम, एंड वो फिर आपके दिमाग में हमेशा मतलब सेटल डाउन होगा। तो इस तरह से मैं करता था सर। नोट्स मेरे पास, मेरे साथ अभी भी होंगे मेरे पास, तो मैं उसको रखा हूँ हमेशा, एंड उसको मतलब अब मतलब भरा रहता था सर। ओके, चलो रिटन टेस्ट की तैयारी तो मुझे समझ में आ गया, जो तुमने आईएएस की करी, मतलब जो टेस्ट दिया। इंटरव्यू के बारे में कुछ बताओ यार, क्या क्या चैलेंजेस फेस करे? अच्छा सर, इंटरव्यू में पहले आपका जो सर DAAF है, डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म। आप लाइफ में कुछ भी करते हो, आपके लाइफ में कुछ भी हॉबी हो, इमटेरियल है, बट यू शुड नो व्हाट यू आर फीलिंग। अगर आप जो भी फील कर रहे हो उसको आपको पता होना चाहिए कि इंटरव्यू वैसे सर, जैसे हम लोग ओरल देते हैं सर, उसमें आपको पता रहता है कि आप क्या क्वेश्चन क्या बोलने वाले हैं, जिस पे क्वेश्चन आने वाला है। इंटरव्यू वैसे ही होता है, और इंटरव्यू में आप कुछ एक्स्ट्रा नहीं लिख दीजिए जिसके पास आपके पास जगह नहीं है। इसमें सर मैं बोलना चाहूंगा, मैं जब दे रहा था इंटरव्यू, तो उस समय मैं सेकेंड ईयर था, अराउंड अच्छी सैलरी हुआ करती थी, सो वो फिल करना पड़ा था मुझे। सो आई न्यू दैट ये क्वेश्चन तो आएगा मेरे पे कि तुम 10% जो तुम्हारी सैलरी अभी मिल रही है उसकी 10% पे तुम जा रहे हो, क्यों? सो आपको वैसे आपका डायट को प्रॉपरली एनालाइज, आप जो भी करते हो, मतलब आप ये कुकिंग लिख दिए तो आपको कुकिंग पता होना चाहिए क्या है, नहीं है, कितने टाइप के क्या हो सकते हैं, नहीं हो सकते। यू शुड प्रिपेयर ऑन योर डेप्थ। इंटरव्यू का बेसिस यही है। इंटरव्यू आपको बहुत ही ज्यादा प्लानिंग वे में करना चाहिए। एंड जैसे ओरल में होता है सर, ओरल जो हम लोग MMD में देते क्लास हैं फोर कि कुछ, क्लास में। हाँ, कुछ ऐसा वर्ड मत निकाल दो जिसका तुम्हारे पास आंसर नहीं है। वैसे ही होता है, प्लान प्रॉपरली, सोचो 2 मिनट एंड गिव अ गुड आंसर, सो दे विल एक्सेप्ट। ये मतलब वो कॉन्फिडेंस भी देखते हैं एंड समझदारी से आप क्या आंसर दे रहे हो। एंड कुछ ऐसा नहीं बोलो जिसके बारे में वो होता ही नहीं है, उसको बोलो कि दे आर वेरी टैलेंटेड एंड दे नो एवरीथिंग। वो आपको लगेगा कि आपके फील्ड के नहीं है, नहीं जानते, पर वो सब जानते हैं, तो कुछ भी बुलशिट नहीं मारने का वहां पे। ओके, तो चलो एक काम करते हैं। तो तुमसे अगर ये क्वेश्चन जैसे इंटरव्यू ने पूछा, तो मुझे इसका आंसर दो, मैं भी जानना चाहता हूँ। मेरे ख्याल से कोई और भी होगा, स्ट्रगल कर रहा होगा कि भाई सेकंड ईयर में तुम्हारी सैलरी यार आज के डेट में लाखों रुपए में होती है, यहाँ पर तुम हजारों में आ जाओगे, 10 गुना लेस सैलरी हो जाएगी, तो वाई आर यू ज्वाइनिंग? भाई तुम बताओ मुझे सौमित्र। सर इसका सर 2-3 वे में आंसर दे सकता हूँ मैं। अगर मैं बोलूँ कि मैं बहुत पेट्रियोटिक हूँ, अपने देश के लिए काम करना चाहता हूँ, तो मैं इतने ज्यादा फंसूंगा, वो इलॉजिकल होगा। आई हैव टू से दैट माय वर्क एंड लाइफ बैलेंस मैनेज नहीं हो पा रहा है मुझसे। क्योंकि अगर आप एक सोसाइटी में रहते हैं तो आपको फैमिली एंड मनी दोनों चीज को एक तरह से बैलेंस करना पड़ता है। करेंटली मेरे जो फैमिली है एंड जो मेरा
अभी का जो वर्क है ये मैच नहीं कर पा रहा। सो मेरा वर्क एंड लाइफ को बैलेंस करने के लिए मैं सोच रहा हूँ कि आई शुड, सो यू शुड नो व्हाट यू आर सेइंग। अगर मैं गलती से बोलूं कि मैं बहुत पेट्रियोटिक हूँ, मैं देश की सेवा करना चाहता हूँ, तो ऐसा ऐसा क्वेश्चन पड़ेगा जिससे कोई आंसर नहीं होगा, एंड वो तुरंत समझ जाएगा कि यार ये तो प्रिपेयर करके आया। तो ये सब आपको बोलना पड़ता है, मतलब यू शुड से जिस पे क्रॉस क्वेश्चनिंग कम हो, और हो तो आपको पता हो उसका। सौमित्र, तुमने अभी बोला था यार, सी एक तो अच्छी बात हमारी मर्चेंट नेवी की है कि इट इज ऑलवेज लाइक अ बैकअप। लाइक तुम्हें इन दी हाइंडसाइट हमेशा पता था अगर कुछ नहीं हुआ तो यार आई कैन ऑलवेज कॉल बैक अपॉन। क्योंकि ऐसे भी बहुत सारे लोग होंगे सौमित्र तुम्हारे साथ के जिनका आईएएस नहीं निकला होगा एंड दे मस्ट हैव गॉन बैक ऑन सेलिंग। एम आई राइट? सर और सर काफी तो सारे होंगे। बिल्कुल सर। तो उनके भी वीडियोस में बनाऊंगा, ऐसा नहीं कि उनके नहीं बनेंगे, ताकि लोगों को दोनों चीज दिखे। क्योंकि कई बार हम लोग कहते हैं कि जो कामयाब हुए उनका दिखा देते हैं, तो लेकिन जो नहीं हुए उनकी स्ट्रगल भी दिखानी इक्वली जरूरी है। व्हाट डू यू फील? सर डेफिनेटली वो ज्यादा अच्छे से गाइड कर पाएंगे, क्योंकि मैं जब था तो आई वॉज वेरी क्लियर कि मुझे सेकंड ईयर के बाद ही जाना है, सेकंड ईयर का एक सेलिंग करने के बाद ही जाना है। मैं ये बहुत क्लियर था। कुछ मेरे बैचमेट्स जब हम लोग क्लास 2 के लिए गए थे तभी वो लोग चले गए थे, एंड फिर अगर नहीं होता है तो फिर रिवर्सल में बहुत टाइम लगता है। जो सेकेंड इंजीनियर होता है सर, इंडियन सेकेंड इंजीनियर, वो तो ज्वेल जैसा होता है मर्चेंट नेवी में, सबको ही उसको जॉब जरूर मिल सकता है। सो ये था। एंड इसमें सर बहुत लोग होते हैं जो उनको वापस जाना पड़ता है कि यूपीएससी अनसर्टेन है। अनसर्टेन मीन्स कम्प्लीटली अनसर्टेन है। मेरा सर जब मैं तैयारी कर रहा था तो जब एग्जाम्स देता था, एग्जाम्स में खराब नए रैंक आते थे, मुझे इतना टेंशन होता है यार कैसा इडियट आदमी हूँ, इतना पैसा भी बर्बाद कर रहा हूँ, होने वाला भी नहीं है। एंड वर्स्ट पार्ट मेरा सर जो प्री का रिजल्ट था उसमें एंट्री से मुझे बस 1 नंबर ज्यादा मिला था, मतलब जो कट ऑफ था उससे बस 1 नंबर ज्यादा था। और मेरे साथ जो मेरा रूममेट था, ही वाज माय जूनियर, मैं 3 ईयर जूनियर था, एंड दे हैड मोर देन 75, मतलब मेरे से 75 मार्क्स ज्यादा था उनका। मुझे लगता था, मैं सोचू मैं क्यों बैठा हूँ यहाँ पे बट स्टिल मैंने एग्जाम दिया, एंड मेंस में मैंने बहुत अच्छा किया, तो समहाउ हो गया प्रॉब्लम। तो मैं मेरा ये कहना है कि यूपीएससी इज डेफिनेटली अनसर्टेन। ये कोई नहीं कह सकता दैट ही विल बी सिलेक्टेड। आप कुछ भी कर लो, आप बोल नहीं सकते हो। सर इसमें मैं ऐड करना चाहूंगा, जब मैंने एग्जाम दे दिया, आई गेव माई इंटरव्यू, आई वॉज 200% श्योर कि मेरा तो नहीं होने वाला। अच्छा। सो आई वॉज 200% श्योर कि मेरा तो नहीं होने वाला है। सो अब लेट्स गो बैक टू शिप। सो तभी मुझे लगा कि आई नीड कि बहुत दिन परेशान रहा हूँ, लेट्स गो समवेयर। सो मैं एक सर रिट्रीट करके चीज होता है सर, मतलब मेडिटेशन करता था, रिट्रीट करके चीज होता है। तो आई वेंट टू तुशिता करके ऐसा मैक्लोडगंज में मैं चला गया वहां पे 10 दिन के लिए, विदाउट कोई इंफॉर्मेशन, कोई नहीं जानता था कहाँ हूँ, फोन वोन सब बंद। एंड आई रिमेम्बर कि आई थिंक 2 दिन पहले, मतलब 8वें दिन, मुझे मेरे घर पे एक स्टिकर, मैं मेरे रूम पे एक स्टिकर लगा हुआ था, क्योंकि उसमें किसी से बात नहीं करना था वहां पे, कि द एग्जाम यू गेव यू गॉट क्लियर। एंड 2 दिन बाद वो खत्म होने वाला था। सो वो फिर वहां पे मैं बैठा हुआ था, परेशान था, फिर बस ये लगता था यार जरूर आखिरी रैंक तो जरूर आया होगा सर। अब तो हम लोग उसमें सर बॉर्डर रैंक करके, बॉर्डर रोड करके एक है ऑर्गेनाइजेशन जिसमें आखिरी रैंक बढ़, बीआरओ। उसमें था कि हाँ बी बार हो गया, अब इधर ही कहीं आना है, यहीं यहाँ आएंगे, फिर नॉर्थ ईस्ट जाएंगे, बस इसी में लाइफ कटने वाली। सो 3 दिन मुझे पता नहीं था मेरा रिजल्ट, एंड देन जब मैं आया तब मुझे पता चला ये सब है। तो मैं ये बोलना चाहता हूँ कि यूपीएससी कोई नहीं बोल सकता है कि यू विल क्लियर होना, कोई बंदा नहीं बोल सकता, अच्छा, चाहे वो पहला हो। जब पता चला कि ऑल इंडिया रैंक 17 आई है तो शौक लग गया होगा भाई? सर शौक तो लग गया था, मुझे लगा ये हुआ कैसे, क्योंकि कुछ पता नहीं था, पर अचानक जब पता चला तो इट वाज गुड एक्सपीरियंस। तो ये बताओ यार, अभी सबसे इंपॉर्टेंट चीज, तुम 1/10 ऑफ दी सैलरी पे आ गए, डन हो गया। अभी मुझे ये बताओ कि इस वक्त हाउ इज लाइफ इन इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज? फर्स्ट थिंग, एक थोड़ा लोगों को पता रहे कि यार चलो सैलरी कम हो जाती है, बट उसके अलावा क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं, क्या क्या पर्क्स मिलते हैं, ये थोड़ा बताओ। वर्क वाइज तो अगर कोई आना चाहता है कि वर्क नहीं करना पड़ेगा, वो गलत परसेप्शन है, काम तो बहुत करना पड़ेगा। वर्क वाइज सर, रेलवे इज वन ऑफ द मोस्ट प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन। आप किसी के साथ जाओ, रेलवे बहुत अच्छे से अपने एम्प्लॉयज को रखती है, एंड अपने ऑफिसर्स को तो सर बहुत पर्क्स देती है। वो आपको बंगला देती है, गाड़ी देती है, ड्राइवर देती है, एंड मतलब बहुत सारे पर्क्स है सर। एंड आपको वो रिस्पेक्ट जो आप कोई पावर चाहता है, सो वो रहता है। मतलब अब सिविल एडमिनिस्ट्रेशन जैसा नहीं, बट रेलवे के अंदर आपके पास बहुत पावर रहता है।
एंड ये ऑर्गेनाइजेशन सर इट्स अ वेरी प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन, मतलब वो ऐसा नहीं कि आप कुछ भी हो रहा है आपको कोई मतलब नहीं है, इसमें बहुत ही प्रोफेशनली ऑर्गेनाइजेशन है। एंड अच्छी लाइफ 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 सेटल्ड होती है, एंड आप नए काम कर सकते हो, एंड पर्क्स भी ठीक ठाक रहता है, एंड घर बंगला ये सब अच्छे अच्छे एरिया में रहते हैं। सो आई वोंट से कि नहीं आना चाहिए, आना चाहिए, डेफिनेटली आना चाहिए। बट ये है कि ये मोड लेके नहीं आना कि काम नहीं करना है, गवर्नमेंट में चले गए तो अब कुछ काम नहीं करना, ये तो गलत फहमी है, ऐसा होगा अच्छा, एज एज सर। कभी कभी शिपिंग मिस करते हो? अगर करते हो तो कब करते हो? सर हमेशा करते हैं सर, मतलब मुझे, मैं कहूंगा कि आई आई स्टिल मिस शिपिंग, क्योंकि मुझे पसंद था वो सब, शुरू से बचपन से ऐसा ही रहा है बैकग्राउंड, कुछ भी चीज खोलना तोड़ना। सो मिस तो करता हूँ। एंड बहुत टाइम पे वो जो एक्सपीरियंस है जब मैं यूज करता हूँ तब मुझे लगता है यार मैंने क्यों छोड़ा उसे। सो ये नहीं, ये मैं कहीं नहीं बोल रहा हूँ कि ये खराब है, ये बहुत अच्छा है, रेलवे बहुत अच्छा है, डेफिनेटली बहुत अच्छा है। बट पर्सनल अकाउंट में मैं बोलता हूँ कि आई मिस, सब कोई करता है। वो यार, वो पहला प्यार है तुम्हारा। अगर ऐसे बोला जाए, शादी चाहे कहीं भी हो, पहला प्यार भूलता नहीं है वो, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। बट सी, आई वांट टू से वन थिंग, आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू। आई एम थैंक वेरी यू सर। प्राउड। और तुम्हारे माध्यम से मैं बहुत सारे लोग, मतलब मैं सबके साथ वीडियो बनाऊंगा यार। मैं सर अपने जितने लोग यहाँ पर जुड़ूंगा सबको दिखाना चाहता हूँ कि हम लोग मरीनर्स कहाँ से कहाँ कहाँ जा रहे हैं, क्या क्या कर रहे हैं। चाहे वो आउटसाइड द कंट्री है, चाहे वो यहाँ पर है, चाहे वहां पर है, जहां पर भी जा रहे हैं। सो दैट इज व्हाट आई हैव टेकन अप एज अ कोर्स ऑफ एक्शन। लेट मी सी कितना मैं सक्सेसफुल होता हूँ। सो चलो लास्ट में एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, एंड यू हैव टू गिव योर डायरेक्टिव फाइनल करते हुए कि तुमने आईईएस में स्विच ओवर मारा आफ्टर हैविंग दैट बैकअप, राइट? डू यू थिंक दैट यू मेड द राइट चॉइस, या तुमने डिले करा? व्हाट डू यू थिंक? सर एज पर द ग्रोथ का अगर मैं बात करूं रेलवेज में, तो शायद मैं उस पिनाकल लेवल पे नहीं जा पाऊंगा, बिकॉज मैं बहुत लेट आया हूँ। बट जो मेंटल स्ट्रेस अगर मैं बोलूंगा जो एग्जाम्स के समय होता है, वो मेरे पास उतना नहीं था, क्योंकि आई हैड ए वेरी स्ट्रांग बैकअप। सो दोनों चीज को आपको कंपैरिजन करके रखना होगा, क्योंकि यूपीएससी इज अनप्रिडिक्टेबल, डेफिनेटली इट इज कम्प्लीटली अनप्रिडिक्टेबल। अगर आप बहुत यंग एज में आ जाते हो तो आप बहुत ऊपर तक, टॉप लेवल तक चले जाते हो, मतलब जीएम एंड सीआरबी उसके। अभी आप किस पोस्ट पे हो सौमित्र? सर मैं डीएमई करके पूछता हूँ सर, डिविजनल मैकेनिकल इंजीनियर, इसके बाद कौन गुजरात। सी पोस्ट आती है? इसके बाद प्रमोशन? सीनियर डीएमई करके आती है सर। फिर उसके बाद? सीनियर डीएमई सर वो ऐसे रैंक नहीं होता है, सीनियर डीएमई के मतलब हम लोग दूसरे तरह से रैंकिंग करते हैं। जैसे सबसे पहले आप जीएस करके इसमें ज्वाइन करते हो, लेवल 10 जूनियर्स के। उसके बाद आप सीनियर स्केल होते हैं। फिर जेजी आता है, मतलब जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रेड। फिर आप सर जेजी के बाद आपका एसजी आता है। उसके बाद एसएजी आता है, सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रेड। उसके बाद एचएजी आता है। बस यही यही टोटल है। टोटल 17 लेवल्स है जिसपे आपको जाना पड़ता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में। सो आप ज्वाइन करते हो 10वें लेवल पे, एंड मैक्सिमम आप जा सकते हो 17। जैसे मेरा अभी लेवल 11 है, एंड मैं डीएमई करके हूँ। तो लेकिन अगर सपोज करो तुम 4 या 5 साल पहले स्टार्ट किए होते, तो ये 5 साल से कितना फर्क पड़ जाता है? बहुत फर्क पड़ जाता है। बहुत बहुत फर्क। अच्छा, बट मैं अफसोस नहीं करता हूँ सर, आई एम रियली हैप्पी। आई नो, जो सी दोनों चीजों के प्रोज एंड कॉन्स हैं यार। अगर आप एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली को बैकग्राउंड को बिलोंग करते हो, मैं अपनी बात करता हूँ। सर, मैं आई एम द ओनली अर्निंग मेंबर ऑफ माई फैमिली। मैं रिस्क लेता हूँ, और कल को वो चीज नहीं उतरती, मैं अकेला सफर नहीं करूंगा, मेरा पूरा परिवार साथ में सफर करेगा 100%, यार। दैट इज द डर। और वो फियर कहीं बार कहीं ना कहीं कुशन होना जरूरी है। और फिर मर्चेंट नेवी क्यों ज्वाइन करी थी भाई? अगर इतनी जल्दी ये रिस्क लेना था तो मत करते, या पहले ही छोड़ देते। दैट इज द आइडिया। एम आई राइट? सर 100% सर, सेम मैं वही बोल रहा हूँ कि जब जब आप, जैसे मैं बोला कि मैं आईएएस का ट्रेनिंग इसलिए नहीं कर सकता था कि मुझे 4 साल का रिस्क लेना, तो वो मेरा फैमिली अफोर्ड नहीं कर सकता। मैं करूँ ना करूँ, मैं फैमिली की, मैं सिंगल अर्निंग मेंबर हूँ, मेरी फैमिली नहीं अफोर्ड कर पाएगी। तो ये फैमिली पे डिपेंड करता है, वो बंदा या फिर जो भी तैयारी कर रहा है, यू शुड थिंक वेरी प्रैक्टिकली कि क्या हो सकता है। आप अपने को स्टेक पे लगाओ, अपनी फैमिली को आप स्टेक पे नहीं लगा सकते हो। एंड मेरे इंजीनियर सर बहुत अच्छा अमाउंट ऑफ पैसा देता है, आदमी यहाँ इसमें आता भी इसीलिए। सो मेरे हिसाब से तो भाई चेक कर लीजिए, आई एम रियली हैप्पी। मैं लेट आया बट ठीक है, मैं लेट आया बट आई डिड व्हाट वाज रिक्वायर्ड। Agreed, agreed, agreed. So, Soumitra, thank you very much यार for joining us this over here. I would just request one thing कि अगर कभी कोई बच्चा कुछ कमेंट डाले
तो ये वीडियो जो है ये दिस इज योर अकाउंटेबिलिटी। अगर कोई कुछ पूछेगा, इसमें बहुत सारे बच्चे कुछ क्वेश्चन पूछेंगे जो कि स्ट्रगल कर रहे हैं, जस्ट डू टेक आउट सम टाइम ऑफ योर डे in a week, maybe 10 minutes, 20 minutes, or I'll share the comment. Just reply on your end ki what you feel. That's it. बाकी तो हम देखते हैं क्या कर सकते हैं। ठीक है, Definitely, sir. ठीक है सौमित्र, thank you very much. Okay, Thanks sir. for joining Thank you, me. sir. Take Thank care. you, sir. You are the first IES that I'm interviewing over here. Many more to come. Take care. Bye. Thank you, sir. Bye. Bye, sir. Thank you, sir.